दोस्तों हम लोग जो है आर ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 121 तक हुआ था। तो उसके बाद माइक समाप्त खराब हो जाने के कारण वीडियो बीच में रुक गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 122 से देखेंगे। तो 122 क्वेश्चन क्या है, तो भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो जो डलहौजी है, डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। इसका ऑप्शन ए सही है। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वर्ष 1854 में भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके समय में भारत में प्रथम रेल परिचालन 1853 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ नेटवर्क की शुरुआत हुई। शिक्षा सुधार वुड डिस्पैच 1854 में आदि की शुरुआत हुई। राज्यों के हड़पने की नीति व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय अमर गीत वंदे मातरम किसने लिखी है। तो जो अमर गीत है वंदे मातरम, ये किसने लिखी है। तो अमर गीत वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। इसे बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए बंगाली उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1875 से लिया गया। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो जो नील दर्पण है, नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो नील दर्पण दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया बंगाली नाटक है, जिसे माइकल मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवादित किया है। क्वेश्चन नंबर 125, सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा। तो सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक नेता ऐसा किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा। तो ऐसा जो है ह्यूरोज ने कहा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला यह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक लीडर है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका है। 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई के खिलाफ ह्यूरोज ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और विजयी रहा। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खराब ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन सांद्रता के आयात की अनुमति देने के किस नीति अधिनियम को संशोधित किया गया। तो ये जो विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो भारत में निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन सांद्रता के आयात की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति अधिनियम को संशोधित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन सांद्रता के आयात की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति को संशोधित किया गया। वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति के स्थान पर वर्ष 2024 से एक नई नीति मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड लागू की जाए। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो इसमें से राष्ट्रीय आय के बराबर कौन है। तो राष्ट्रीय आय के बराबर राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो निवल राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद एमएनपी माइनस मुख्य ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 128, भारत सरकार ने किसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। तो भारत सरकार ने किसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। तो यह जो योजना आयोग के स्थान पर, तो भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन डी सही है। तो 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापना हुई किसकी। तो
15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग एक गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, एक देश के प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, तो एक देश के प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है राष्ट्रीय आय से, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश में प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित धन की मात्रा का माप है, अर्थात राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 130, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक था, के अंतर्गत एक कृषि नीति प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक हरित क्रांति का जनक तथा एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति मुख्यतः खाद्यान्न, विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। एक देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है? तो पूछ रहा है कि एक देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी ऑफ ए कंट्री इज, तो यह क्या है? तो एनएनपी जो है यह जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास आवंटन होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा घरेलू स्तर पर विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निवल राष्ट्रीय आय इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 132, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत वाली पुस्तक के लेखक कौन थे? पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत वाली पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह जो दादा भाई नौरोजी थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष और लंदन में वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। वर्ष 1867 में भारत के धन का निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1901 में किया गया। वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका ड्यूरेशन 2002 से 2007 तक था, में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को प्रारंभ किया गया। इस मिशन को एकीकृत बागवानी मिशन 2014 से 2015 में शामिल कर लिया गया। समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना 10वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी। इसमें 8% जीडीपी विकास तथा देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 134, महालोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो जो महालोबिस मॉडल है यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पूछ रहा है कि किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चीनी कृषि विज्ञानी एवं आविष्कारक लॉन्ग पिंग युआन। तो लॉन्ग पिंग युआन जो है चीन के, इन्हें जो है हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआन।
चीनी कृषि विज्ञानी और आविष्कारक प्रोफेसर लांग पिंग युआन को हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1973 में डॉक्टर युआन ने सर्वप्रथम हाइब्रिड चावल को सफलतापूर्वक उत्पादन किया था। किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम, तो कारक आय का कुल योग, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की कारक आय का कुल योग अर्थात देश की राष्ट्रीय का उसके वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का पूरा मूल्य। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न स्रोतों के योगदान का घटते हुए क्रम का सही अनुक्रम है? तो जो सबसे ज्यादा टैक्स जो सर्विस से मिलता है, फिर इंडस्ट्री से मिलता है, फिर एग्रीकल्चर से, सेवा, उद्योग एवं कृषि। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विभिन्न स्रोतों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम सेवा, उद्योग एवं कृषि है। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी जो है करंट अफेयर्स में यह जो चौथी भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है वर्तमान में। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा? तो हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक जो गेहूं के उत्पादन पर पड़ा, तो इसका ऑप्शन ए सही था। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक गेहूं फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1967 से 1968 तथा वर्ष 1977 से 1978 की अवधि में हुई। इसने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन नंबर 139, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सेवा क्षेत्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। यह क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का भाग है, जिसमें व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त पोषण, बीमा, संपदा आदि को समावेशित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 140, मानव की श्रव्य योग्य परास कितनी हर्ट्ज होती है? तो मानव की श्रव्य योग्य जो परास है यह जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मानव की श्रव्य योग्य परास, सुनने की परास जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाला तरंगों को अवश्रव्य तरंग तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति वाली तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगों को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है वर्ष 2002 में पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण, इनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन और इनके लाभों का स्थानीय समुदायों के साथ उचित एवं न्याय संगत साझाकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र व्यवस्थित है? तो जो ओडिशा है, ओडिशा राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को वर्ष 2009 में यूनेस्को के जैव मंडल और रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य और हरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इस जैव मंडल के भाग है। सिमलीपाल का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सिमूल सिल्क कॉटन पेड़ के नाम पर पड़ा है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 1994 में एक जैव मंडल रिजर्व घोषित किया था। तो भारत का कौन सा जिला 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों वाला प्रथम जिला बन गया? तो यह जो है सूरत। तो सूरत भारत का ऐसा जिला है जो 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों वाला प्रथम जिला बन गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है, सूरत। तो राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत पूछ रहा है किस वर्ष हुई?
तो दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिकी संतुलन के रख रखाव को सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय वन नीति 1952 के स्थान पर लागू किया गया। वर्ष 1988 की नीति में वन और वृक्षों के आच्छादन की को संपूर्ण भूमि के 1/3 तक बढ़ाने के पूर्व लक्ष्य को रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, इसका ऑप्शन ए सही है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, यह पूर्वी हिमालय के गिरिपद में भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो वर्ष 2011 की जनगणना भारत के 15वीं दशकीय जनगणना है। तो लॉर्ड रिपन के काल में वर्ष 1881 में लगातार 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है तथा सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि बिहार राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण पाया जाता है? तो जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण पाया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में पाया जाना ओजोन हानिकारक होता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को हानिकारक विकिरण से सुरक्षित करता है। वायुमंडल को 5 परत में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल एवं पांचवा जो बहिर्मंडल है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा बड़ा राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा बड़ा राज्य जो है महाराष्ट्र है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार, फिर चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जो बायोमास है, बायोमास मास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास ऊर्जा शामिल है। यह ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करने में नवीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो भारत में उच्च जनसांख्यिकी लाभांश में स्थिति वाले देश के रूप में जाना जाता है। यह इस कारण से है। तो भारत उच्च जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति वाले देश के रूप में जाना जाता है। यह किस कारण से जाना जाता है? तो यह जो है, इसकी उच्च जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग की है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ आर्थिक विकास क्षमता से जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है, मुख्यतः जब कार्यशील आयु की आबादी 15 से 64 वर्ष का हिस्सा और गैर कार्यशील आयु 14 वर्ष और उससे कम तथा 65 वर्ष एवं उससे अधिक की आबादी से बड़ा होता है। तो मिनीमाता अभिसमय कन्वेंशन किस समस्या से निपटने हेतु हस्ताक्षरित किया गया है? तो मिनीमाता कन्वेंशन जो है पारा जो है था मरकरी से निपटने हेतु हस्ताक्षरित किया गया है, इसका ऑप्शन डी सही है, पारा। तो पारा अर्थात मरकरी पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ऋण है। मिनीमाता अभिसमय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा उसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। पारे की विषाक्तता से मिनीमाता रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 152, जनसंख्या घनत्व व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित होता है। तो जनसंख्या घनत्व व्यक्तियों के प्रति वर्ग किलोमीटर की संख्या के रूप में परिभाषित होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
रहने वाले लोगों की जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है तथा अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो क्वेश्चन नंबर 153 तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन से एक संघ राज्य क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% पुरुष तथा 48.53% महिलाएं हैं। केरल राज्य और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो भारत है, भारत दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो एल्युमिनियम प्राकृतिक रूप से बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट अयस्कों से प्राप्त होता है। चीन विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्युमिनियम उत्पादन में द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः रूस एवं भारत का है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में भारत एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 155 भारत में कौन सा राज्य टैल्क पत्थर सेलखड़ी उत्पादन का केंद्र माना जाता है। तो पूछा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सेलखड़ी उत्पादन का केंद्र माना जाता है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान सेलखड़ी उत्पादन का केंद्र माना जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो सेलखड़ी एक सफेद रंग का मृदु पत्थर होता है जिसका उपयोग क्रीम पाउडर आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कटाई और पॉलिश करने के बाद गहने और अन्य अलंकरण बनाने में किया जाता है। राजस्थान राज्य सेलखड़ी उत्पादन का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 जल आकारिक हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी का उदाहरण है। तो जो घास स्थलीय मिट्टी है, घास स्थलीय मिट्टी हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी का उदाहरण है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो घास स्थलीय मिट्टी जल आकारिक मिट्टी का उदाहरण है। लेटेराइट मिट्टी उसमें कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मिट्टी कहवा एवं काजू उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। चेरनोजेम या काली मिट्टी में आर्द्रता और कैल्शियम की अधिकता होती है। तो जो चेरनोजेम या काली मिट्टी होती है, इसमें आर्द्रता एवं कैल्शियम की अधिकता होती है। पौडजाल, जो पौडजाल मिट्टी शंकुधारी या बोरियल वनों में पाई जाने वाली विशिष्ट मिट्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 157 पंपास घास क्षेत्र अवस्थित है। तो जो पंपास घास क्षेत्र अर्जेंटीना में अवस्थित है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो पंपास घास क्षेत्र अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है। पुस्ताज हंगरी में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में आदि शीतोष्ण घास है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में फैला है। तो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, मोरक्को, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र और सूडान। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। गोबी मरुस्थल, जो गोबी मरुस्थल है, यह चीन और मंगोलिया में विस्तृत है, गोबी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 155 भूमध्य क्षेत्र में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है। तो भूमध्य क्षेत्र में भारी वर्षा शीतकाल में होती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य द्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस जलवायु क्षेत्र में ग्रीष्म मौसम शुष्क होता है जबकि वर्षा शीत ऋतु में होती है। यहाँ चीड़, ओक, सीडर, वालनट, चेस्टनट, कार्कवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र शराब उत्पादन और खट्टे फलों की खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 160 चीड़ के वृक्ष इनकी विशेषताएं हैं। तो चीड़ के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं। तो चीड़ के वृक्ष की जो विशेषताएं, यह शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है चीड़ का वृक्ष, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो चीड़ के वृक्ष शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। इस वन क्षेत्रों में औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर और तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। चीड़ के अतिरिक्त ओक, रोडेंड्रोन, चेस्टनट के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 वृक्ष में रबर का अग्रणी उत्पादक देश क्या है। तो विश्व में
रबर का अग्रणी उत्पादक देश थाईलैंड है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो रबर एक भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाया जाने वाला पौधा है। रबर के वृक्ष से प्राप्त दूध, जिसे लैक्टेस कहते हैं, से रबर तैयार किया जाता है। थाईलैंड विश्व में रबर का अग्रणी उत्पादक देश है। रबर इंडोनेशिया, मलेशिया आदि में भी उत्पादित किया जाता है। तो जिप्सम के उपयोग से किस प्रकार की मृदा में सुधार किया जाता है? तो जिप्सम के प्रयोग से जो है क्षारीय मृदा में सुधार किया जाता है, एल्केलाइन मृदा में सुधार किया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। जिप्सम एक अच्छा भूमि सुधारक तथा प्राकृतिक उर्वरक है, जिसका उपयोग क्षारीय मृदा में सुधार के लिए किया जाता है। जिप्सम ऊसर बीज में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम सल्फेट में बदलकर उसका सुधार करता है। इसमें कैल्शियम और सल्फर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन का भाग नहीं पाया जाता है? तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको में अमेजन का भाग नहीं पाया जाता, जबकि कोलंबिया, सूरीनाम तथा ब्राजील में अमेजन पाए जाते हैं। तो अमेजन एक भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षा वन है। यह दक्षिण अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। इसका लगभग 60% भाग ब्राजील में है, जबकि शेष भाग 8 अन्य देशों में है। बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रांस के विदेशी क्षेत्र फ्रेंच गुयाना के बीच साझा किया जाता है। अमेजन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, जलवायु परिवर्तन की मौजूदा प्रवृत्ति को निरंतर रहने से कौन सा देश इससे लाभ की स्थिति में रह सकता है? तो यह जो रूस है। तो जलवायु परिवर्तन की मौजूदा प्रवृत्ति के निरंतर रहने से रूस जो है लाभ की स्थिति में रह सकता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक जलवायु में व मौसम प्रतिरूप में आ रही विषमता को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघलने पर रूस का साइबेरिया क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपलब्ध होगा, किंतु समुद्र स्तर की वृद्धि से समुद्र तटीय देश डूब जाएंगे। विश्व के अधिकांश बड़े शहर नदी या समुद्र के किनारे बसे हैं, जिन्हें सर्वाधिक नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में नहीं देखा जाता है? तो जो घटी हुई फसल की उत्पादकता है, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में नहीं देखा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो वर्षा है, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, हिमनदों का पिघलना, उच्च तापमान, मीठे जलाशयों में जल की कमी, समुद्र स्तर में वृद्धि आदि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाते हैं। जबकि ग्लेशियरों के पिघलने से एक विशाल भूमि कृषि कार्य हेतु उपलब्ध होगी, जिससे फसल उत्पादन संभव होगा। फसल उत्पादकता में कमी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु नियंत्रित नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु नियंत्रित नहीं करता है? तो जो देशांतर है, देशांतर जलवायु नियंत्रित नहीं करता, जबकि वन क्षेत्र, ऊंचाई तथा अक्षांश ये सब जलवायु नियंत्रित करता है। तो जलवायु में तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर लंबे समय तक औसत मौसम से, समुद्र से दूरी, पर्वतमालाओं की स्थिति, समुद्री धाराएं, अक्षांशीय विस्तार, वन क्षेत्र आदि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जबकि देशांतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 167, दक्षिण भारत में संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो दक्षिण भारत में जो है तापमान का वार्षिक परास रेंज कम होता है, तो हाँ ये सही है। तापमान का दैनिक परास रेंज कम होता है, ये भी सही है। पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है, ये भी सही है। तथा इसका जो ऑप्शन डी है, चरम जलवायु दशाएं पाई जाती है, यही सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी यही सही नहीं है। तो दक्षिण भारत में जलवायु आमतौर पर उच्च तापमान और आर्द्रता के साथ उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा से निकटता के कारण तापमान का वार्षिक परास रेंज कम है। समुद्र तट से निकटता के कारण मौसम वर्ष भर समकारी बना रहता और दैनिक तापांतर भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 168, मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2020 ने किस राज्य में प्रमुख हॉर्नबिल आवास में निर्वनीकरण को उच्च दर के बारे में सूचित किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 170, 2021 में भारत में रामसर सूची में कौन सी 2 आर्द्र भूमियों वेटलैंड को शामिल किया गया है? तो ये 2021 में कौन सी
आर्द्र भूमियों वेटलैंड में शामिल किया गया? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो सुल्तानपुर और भिंडावास को जो है आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित और उनका विकास करना है। दिए गए विकल्पों में से 2021 में सुल्तानपुर हरियाणा आर्द्र भूमि को रामसर सूची में तथा भिंडावास हरियाणा शामिल किया गया। चिल्का झील ओडिशा, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान भारत के प्रथम रामसर स्थल है। सुल्तानपुर रामसर स्थल हरियाणा में, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य स्थल हरियाणा में, सुर सरोवर आगरा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में, से सोकार आर्द्र भूमि लद्दाख में तथा दीपोर बिल जो है असम में है। क्वेश्चन नंबर 171, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार हेतु अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार हेतु अभियान के लिए जो है आयुष्मान खुराना को चुना गया। तो ये भी जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय। तो वह राज्य जिसने देश में पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन हेतु फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, तो यह जो आंध्र प्रदेश है। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो रूस द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो रूस द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 है। तो इसका ऑप्शन डी, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 174, तो बोइंग 737 मैक्स प्रमाणन में धोखाधड़ी के लिए जुर्माना, नुकसान और क्षतिपूर्ति के रूप में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए बोइंग को कितना भुगतान करना पड़ा? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो यह जो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर था। तो क्वेश्चन 175, निम्नांकित देशों में से किसने 2021 में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया? तो ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ये न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 176, एयर इंडिया के चेयरमैन राजीव बंसल को हाल ही में सचिव नियुक्त किया गया। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड को उत्प्रेरक के तौर पर प्रयुक्त करते हुए पानी से हाइड्रोजन बनाने हेतु निम्न लागत और कुशल तरीके का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह जो CENS द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही। मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड को उत्प्रेरक के तौर पर प्रयुक्त करने पानी में हाइड्रोजन बनाने हेतु निम्न लागत और कुशल तरीके का प्रयास CENS द्वारा किया गया। CENS का पूर्ण रूप सेंटर फॉर नैनो एंड द सॉफ्ट मैटर साइंसेज है। तो सेंटर फॉर नैनो एंड द सॉफ्ट मैटर साइंसेज है। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 178, संयुक्त राष्ट्र में सैयद अकबरुद्दीन के बाद भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में सैयद अकबरुद्दीन के बाद भारत में अगले अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है नियुक्त किए गए हैं TS त्रिमूर्ति। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 178। तो संयुक्त राष्ट्र में सैयद अकबरुद्दीन के बाद TS त्रिमूर्ति भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया। वर्तमान में रुचिरा कंबोज यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। जनवरी 2021 में विश्व मौसम संगठन ने घोषणा की कि अंटार्कटिका तथा आर्कटिका के ऊपर ओजोन सतह में परत अंतराल है। तो यह जो हल्का घटा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यह हल्का घटा है। तो जनवरी 2021 में विश्व मौसम संगठन ने घोषणा की है कि अंटार्कटिका तथा आर्कटिक के ऊपर ओजोन सतह में परत अंतराल हल्का घटा है। विश्व मौसम संगठन यूएन की विशेष एजेंसी है जिसे 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया। WMO मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में स्थित। जो WMO है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो निम्न में से किस शहर में भारत रूस शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, नई दिल्ली होगा। तो भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक हरित गठबंधन ग्रीन अलायंस किया?
या जो डेनमार्क होगा, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में स्थित है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल उत्तर प्रदेश में विकसित की जा रही है। तो भारत में पहली नाइट सफारी कुकरैल उत्तर प्रदेश में विकसित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो जो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल सबसे कम है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। संत कबीर नगर का क्षेत्रफल 1,646 वर्ग किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल 1,442 किलोमीटर तथा अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल 2,350 किलोमीटर और कानपुर नगर का क्षेत्रफल 10,863 वर्ग किलोमीटर। अतः दिए गए विकल्पों में गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पूर्वी नगर है? तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है? तो जो बलिया है, बलिया उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है तथा उत्तरी जिला सहारनपुर है एवं दक्षिणी जिला सोनभद्र। उल्लेखनीय है कि सोनभद्र की सीमाएं 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी 2017 को नया सवेरा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह जो श्रम विभाग के द्वारा शुरू की गई। इसका ऑप्शन बी सही है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो व्यय है यह किस पर भारित है? तो पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो व्यय है यह किस पर भारित है? तो यह जो है राज्य की संचित निधि पर भारित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राज्य की संचित निधि। तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। स्वाधार योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो जो स्वाधार योजना है यह जो है कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में स्वाधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। 188 क्वेश्चन नंबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से प्रारंभ की गई। इसका ऑप्शन ए सही है। मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 में शुरू की गई। यह योजना उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां महिला ग्रामीण साक्षरता औसत से नीचे है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच और लखीमपुर जिला है इसमें बुक्सा जनजाति पाई जाती है। इसका ऑप्शन बी से। तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। ये लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है सोनकर पहाड़ी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सोनकर। उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर मिर्जापुर में स्थित है। कैमूर पहाड़ी सोनभद्र जिले में स्थित है। आमसोट उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का भाग है। क्वेश्चन नंबर 191, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो वर्षा और मिट्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वर्षा और मिट्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा मध्य पश्चिमी मैदान, तीसरा पश्चिम का मैदान, चौथा दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क क्षेत्र,
मध्य मैदान, छठा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां पूर्वी मैदान एवं नौवां विंध्य क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है यह सजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है यह जो सजर स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जिला है जो केन नदी से प्राप्त गोलास्म पत्थरों और सजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। केन नदी यमुना से बांदा में मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में जो थारू, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। थारू लोग उत्तर प्रदेश के तराई जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये स्वयं को किरात वंशीय कहते हैं। बजहर, जो बजहर थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है। बजहर थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों का 1/3 है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 डी में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर 1/3 सीट महिलाओं हेतु आरक्षित होती है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्र केवल कितना है? तो उत्तर प्रदेश भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो ये जो है 2021 के अनुसार है, उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन 17,384 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल 7.22% है। भदोही संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। सोनभद्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 196, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस लिए किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वैध शासन के लिए किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संबंध द्वैध शासन से, द्वैध शासन प्रांतों में वर्ष 1919 से लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 197, भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया? तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही, ऑप्शन ए सही है। तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो जो दिल्ली है, दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय, जबकि चंडीगढ़, पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 199, भारत के विभाजन से बचने के लिए अंतिम अवसर के अस्वीकरण से समाप्त हो गया। तो भारत के विभाजन से बचने के लिए अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन योजना जो है, कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकरण से समाप्त हो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के विभाजन से बचने के लिए अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन योजना के अस्वीकरण से समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? पूछ रहा है कि कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? तो यह जो पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे। भारत धर्म महामंडल एक प्रमुख हिंदू संगठन था जिसकी स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। तो दोस्तों आज जो है पेपर कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट ARO का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो बाकी मंडे टू सैटरडे इस चैनल पे जो है घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होता है। दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसको आप आसानी से ज्वाइन करके, वहाँ बहुत से पुस्तक का बुक शेयर किया जाता है, बहुत से बुक जिसको आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।